Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. चलिए अब बात करते हैं कुलम्ब्स लॉ के बारे में कि कुलम्ब्स लॉ होता क्या है। तो कुलम्ब्स लॉ ये दो चार्जेस, लेट अस सपोज ए चार्ज है और ये बी चार्ज है और इसके ऊपर Q1 है और यहां पर Q2 चार्ज है। इट डजंट मैटर कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अभी मैंने इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया है। तो इनके बीच में एट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, एक बात ध्यान रखिए कि एट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस, तो ये जो एट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2, मतलब इन दोनों के चार्जेस का प्रोडक्ट है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये जो एट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है, एट्रैक्शन or repulsion force between the two charges is inversely proportional to the square of the distance joining to the both the charges. So combine both the statement F proportional Q1 Q2 upon R square, और यदि हम इसको प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाकर एक कांस्टेंट लगा दें कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां जो K की वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। ओके, तो ये हो गया आपका कुलम्ब्स लॉ। अब एक बात ध्यान रखिए कि ये जो कुलम्ब्स लॉ है, यहां पर मैंने अभी पहले कहा है कि इसके ऊपर भी मैंने चार्ज के बारे में बात नहीं की है। अगर यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली कि इसके बीच में रहेगा अट्रैक्शन फोर्स, और अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों के ऊपर रहेगा रिपल्शन फोर्स। तो इसीलिए मैंने कहा कि अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन बोथ द चार्जेस। अब यहां पर ये जो कुलम्ब्स लॉ है, इसकी कंडीशन ये किस किस में अप्लाई हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है जहां पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज शुड बी इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट, ये रेस्ट में होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात होना चाहिए, ये लिमिटेशन भी है, दूसरी बात ये होना चाहिए कि ये चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा होना चाहिए। और तीसरी बात, इसका जो डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर कम हो गया तो क्या होगा? क्या ये फोर्स नहीं लगाएगा? नहीं, फोर्स तो लगाएगा। ये अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी हो तो ये फोर्स तो लगाएगा, लेकिन वहां न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये पॉइंट लिमिटेशंस के भी हैं, ठीक है। ये रेस्ट में होना चाहिए क्योंकि रेस्ट में रहने से इनके चार्ज की स्टेबिलिटी रह पाएगी, क्योंकि मोशन में रहेगा तो इनका मास, मतलब जो भी पार्टिकल होगा, भी चार्ज तो जो है किसी न किसी पार्टिकल के ऊपर सेटल होता है, तो ये पार्टिकल मास उसमें मास रेस्ट में और मोशन में अलग अलग हो जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है और ये इसकी कंडीशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया कि कोई दो ऐसे चार्ज, और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ दो में एप्लीकेबल है, 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 4 के लिए एप्लीकेबल नहीं। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो अगर मैं इनके बारे में बात करूंगा तो ये तीसरा वाला चार्ज यहाँ इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, और जब इसके बारे में बात होगी तब ये वाला एग्जिस्ट नहीं होगा। तो सिर्फ दो चार्जेस के बीच में एप्लीकेबल है। और अगर इसके बारे में बात करना है और इन दोनों की वजह से बात करना है तो अलग अलग फोर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे इन दोनों के बारे में बात की जाए तो सपोज ये वाला और ये वाला, इन दोनों का फोर्स और इसका फिर रिजल्टेंट,
तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमने अलग अलग मतलब कैलकुलेट किया है और इसकी वैल्यू निकाली। तो यहां पर ये बात ध्यान देना है कि दिस इज एप्लीकेबल बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरी बात ये रेस्ट में होना चाहिए। तीसरी बात पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। और इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कम हुआ तो क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट होगा, इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये डिस्टेंस ये नहीं होना चाहिए, लेस देन 10⁻⁻15 मीटर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने आपको लिमिटेशन और आपको इसका स्टेटमेंट बता दिया है। चलिए, तो अब k की वैल्यू क्या है हमारी 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर ये वैल्यू याद रखना, ये एयर के लिए। अगर दो कूलम के बीच में या दो चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम, जैसे अपन ऑयल ले लेते हैं या पेपर ले लेते हैं, है ना, या कोई भी ऐसी चीज ले लेते हैं, तो उनका मीडियम अलग होता है, वहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता है। तो वहां पर आपका एप्सिलॉन आर भी आएगा। किस कंडीशन में, जब कोई मीडियम आ जाए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम कोई मीडियम लेंगे तो वहां पर उसकी वैल्यू बदल जाएगी। अब हम उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। और चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन है, अ फ्री पीथ बॉल A of 8 gram carries a positive charge of 5 × 10⁻⁻8 coulomb. A free pith ball A of 8 gram। तो चलिए A बॉल है और उसका जो वेट है वो 8 ग्राम है। कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, अब इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है 5 × 10⁻⁻8 coulomb. What should be the nature and magnitude? What should be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed? चलिए B बॉल को नीचे फिक्स किया, ये B बॉल है और इसमें क्या कहा है कि 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर बिलो है, मतलब यहां बीच का गैप है 5 सेंटीमीटर below the former ball so that the upper ball will be stationary। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बॉल इसके ऊपर A बॉल है और उसकी वजह से ये स्टेशनरी मतलब हैंगिंग है, हवा में लटकी हुई है। हवा में लटकी हुई मतलब इसके बीच में जो ग्रेविटी, जिसके कारण जो नीचे गिरना चाहिए वो न गिर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो हवा में लटकी हुई है। मतलब इस बॉल का वेट ऑफ ए बॉल, ये ए बॉल का जो वेट है इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो हैंगिंग हो रहा है और वो रिपल्शन हो रहा है, ऑब्वियसली रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये आपका वेट और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो ये जो बॉल का वेट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेट के बराबर हो रहा है। तो चलिए वेट ऑफ द बॉल इसका क्या है mg, तो m कितना है 8 ग्राम, ठीक है ना, और इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं -3, 8 × 10⁻⁻3। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच के लिए आपका 1/4πε0 और इसका चार्ज अपने पास है, एक का चार्ज अपने पास है, दूसरे का चार्ज अपने को निकालना पड़ेगा। तो 5 × 10⁻⁻8 और दूसरा चार्ज जो है बी वाले का उसका पता नहीं है, उसको एज इट इज रख लेते हैं।
और बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ओके, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले 8 इंटू 10⁻, ये -2 हो गया, ये वाली वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और ये है आपका 5 इंटू 10⁻⁻8, और ये 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻⁻4, और ये आपका हो गया QB। ओके, चलिए इसको ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं। तो 8, 25, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻4, और ये हो जाएगा 9 5 जा 45, और 10⁻9 और 10⁻8, और यह हो गया आपका QB। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 25 8 जा 200 अपॉन 45 इंटू 10⁻, सारे 10⁻ का हिसाब किताब जमा लेते हैं। तो -2 -4 -6, और ये 10⁻9 -8, मतलब नीचे केवल 10 बचेगा, जो ऊपर जाकर के -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 200, तो 45 4 जा 180, और फिर से तो 4.4 समथिंग इंटू 10⁻⁻7 कूलम। चलिए तो इसका चार्ज कितना है, 4.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब इसके ऊपर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑब्वियसली कि ये रिपल्शन हो रहा है और ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, चलिए समझते हैं। इसमें कहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m, चलिए एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एंड कैरिंग चार्जेस -q1, और इसके ऊपर -q1 चार्ज है, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +q2, ये इस चार्ज जिसके ऊपर +q2 चार्ज है, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +q2 along a circular path of radius। अब ये रेडियस r के थ्रू घूम रहा है, सर्कुलर पाथ। प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द चार्ज q1 about q2 is given by t is equal to √16 pi square epsilon naught mr cube upon q1 q2। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें सेंट्रीपेटल, जब आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं होता। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये फोर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये अपनी अर्थ है और ये मून है, तो ये मून जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, आप कहोगे कि सर ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। पर सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से तो ये इस तरफ सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन ये फोर्स आएगा कहां से, और ये यहीं पर क्यों रहेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मैंने सेंट्रीपेटल फोर्स जो है किसी न किसी की वजह से मिलता है। आपने जब भी पूरा क्वेश्चन किए होंगे, जब आपने इसमें देखा होगा, जैसे मान लीजिए एक साइकिलिस्ट है और एक साइकिलिस्ट किसी सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है या कर रहा है, तो इसको मूव करने के लिए एक फ्रिक्शन कंपोनेंट आएगा, जो कि उसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। ऐसे ही बेंग्ड कार, साइकिलिस्ट या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट को हम घुमाते हैं तो उसमें टेंशन फोर्स, तो अगर हम कोई चीज अगर हम घुमाते हैं अपनी उंगली पर एक रस्सी बांध करके
और अगर चीज घुमा रहे हैं तो वो क्यों घूम रही है? वो घूम इसलिए रही है क्योंकि हमने उस पर एक टेंशन फोर्स लगा के रखा हुआ है, और टेंशन फोर्स कट कर दिया तो क्या घूमेगी? क्या नहीं घूमेगी। इसीलिए अब यहाँ पर इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल अप्लाई हो रहा है, और वो सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इसका कंसेप्ट है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं और अब देखते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब आपका mv² इज इक्वल टू mv²r इज इक्वल टू आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, यानी आपका सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऑलरेडी आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज है Q1 Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, तो r², और ये m। ऑब्वियसली हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है v इक्वल टू ओमेगा r, और इसको यहां रख लेते हैं ओमेगा r का होल स्क्वायर अपॉन r। तो क्या क्या हो जाएगा? m ओमेगा² r² अपॉन r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ओके, तो यहां से एक r और एक r ये कैंसल आउट हो गया। तो अब यहां पर क्या क्या बचता है? m। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ये हो गया m। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। ओके, तो अब हम यहां पर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी लिख देते हैं, और ये r² और ये r, तो यहां पर ये हो जाएगा r³ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं पर ले लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, मतलब ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं सारी टर्म्स का, ठीक है ना। और ये यहां से जो t है इसको हम 1 ले लेते अभी, तो m 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर t का स्क्वायर r का क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इक्वल टू 1। ये टी स्क्वायर उस तरफ गया, तो m 4 पाई स्क्वायर को 4 इंटू 4 ये हो गया 16, 4 इंटू 4 16 पाई स्क्वायर, और ये पाई ये हो गया पाई क्यूब, तो यहाँ पाई क्यूब आना चाहिए, पाई क्यूब आना चाहिए, पाई क्यूब। और यहाँ पर m और एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 और r क्यूब, यस r क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और t इज इक्वल टू रूट 16 पाई क्यूब r क्यूब m एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2, ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसके साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कुछ डिफरेंस है। अब वो डिफरेंसेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहली बात ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 टाइम्स वीकर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो रेंज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की 10⁻15 10⁻15 से कम के लिए नहीं, उसके ज्यादा के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरी बात इसमें यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
हमेशा अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स होते हैं और उसमें मूविंग भी होता है और इसमें रेस्ट में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एप्लीकेबल इन रेस्ट। तो ये डिफरेंसेस हैं आपके ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.